नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ में। हम अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। इसके पश्चात हमने इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था? हमने पूर्ण संख्याओं के विषय में जाना कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। उसके पश्चात हमने संख्या रेखा जाना। फिर हमने देखा संख्या रेखा के माध्यम से पूर्ण संख्याओं में पर संक्रियाएं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यह सब हमने किया। उसके बाद हमने स्थानीय मान के विषय में जाना, स्थानीय मान भी देखा। फिर प्रश्नावली 2.1 कल हमने खत्म किया हुआ था। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, इसी अध्याय में। तो अगला जो पाठ है यह है दो पूर्ण संख्याओं का योगफल। हमने आपको बताया था दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। यह पूर्ण संख्या का योग के लिए समवरक नियम है। देखिए, ये आपको समवरक नियम जो है वो कई बार क्या होता है, पूछ देता है 1-2 नंबर के लिए। बस मैंने आपको इसलिए लिख दिया, यानी दो पूर्ण संख्याओं का योगफल हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, आप ये याद रखिएगा कि मतलब 5 धन 3 आपका 8 होगा। शून्य के बाद से हर एक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो जब दो धनात्मक संख्याएं यानी दो पूर्ण संख्याओं का योग होगा तो वो सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर यानी हम घटाना कहते हैं, ये दिया नहीं है बुक में, हम आगे पढ़ते चलेंगे। मगर मैं बोला कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं। दो पूर्ण संख्याओं का अंतर या घटाना सदैव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, या उनका अंतर पूर्ण संख्या हो भी सकता है अथवा नहीं भी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप जानने को उत्सुक होंगे। हम इसी उदाहरण को देखते हैं। 5 ऋण 3, 5 में से 3 गया, आपके पास कितना आया? 2। ठीक है, तो यहां पूर्ण संख्या है। पर अब मान लीजिए 3 में से 5 घटाना हो तो 3 में से 5 घटाना हो तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर आपको पूर्ण संख्या आएगी ही नहीं आएगी, यहां पूर्ण संख्या का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब क्यों नहीं कर सकते हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्याएं हो जाती है। अभी हम ऋणात्मक संख्याओं में नहीं गए हैं तो ये बताना थोड़ा गलत हो जाएगा। अभी ऋणात्मक संख्याओं में जब हम आगे इसके पूर्णांक संख्याओं के विषय में जानेंगे तब हम ये ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये घटता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं घटता, ये घटता है, किंतु कब घटेगा ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। ठीक है, आप समझ गए। यहां पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए तब वो पूर्ण संख्या होगी, किंतु जैसे ही पहली संख्या छोटी होगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। आगे आपको समझ में?
हम आगे चलते हैं। दूसरा है योग संक्रियाएं। योग संक्रियाएं। अब मैं आपको केवल इसके उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। मान लीजिए आपके पास 3 पूर्णांक संख्या है। 3 पूर्णांक संख्या है। 3 पूर्णांक संख्या है। कौन कौन सी? अ, ब और स। आप 4 भी ले सकते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो अ धन ब धन स, ये जो हुआ बराबर अ धन ब धन स। इसका मतलब यह हुआ कि हम क्रमांक को आगे पीछे कर दे, आगे पीछे कर दे, हम संख्याओं को आगे पीछे कर दे। ये अ था, ये अब यहां अ हो गया, ये ब, ये स। ठीक है, पहले ये ब्रैकेट में था, कभी भी हम ब्रैकेट वाले को पहले हल करते हैं। ये ब्रैकेट में था, अब यहां ब और स ब्रैकेट में है। तो जब तीनों पूर्ण संख्याएं होगी और उसमें इस प्रकार का धन होगा, तो ये जो बराबर आ रही हैं, इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं। तो इस प्रकार जो गणित होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सदैव समान ही होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 3 धन 4 धन 5 कितना हुआ? 3 और 4 7 और 5 कितना हुआ आपके पास? 12। अब यहां आप देखिए, मैं इसको ऐसे करता हूं, 3 धन 4 धन 5। तो पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, 4 और 5 9, 9 और 3 12, दोनों समान आया। तो इसकी जगह आपने क्या लिखा? 3 धन 4 धन 5 बराबर 3 धन 4 धन 5। ये दोनों समान हो गए। ये होती है आपकी योग संक्रियाएं नियम। जब धन वाली संख्या हो और दोनों पूर्ण संख्याएं हो, तो आपको अपने आप से यहां पर समझ जाना चाहिए कि अंकों का फेरबदल हो तो भी आपका उत्तर समान ही आएगा। क्या ये घटाने के लिए भी लागू है? हम इसे समझते हैं। क्या यह घटाने के लिए भी लागू है? देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए यहां पर क्या था आपके पास? 3 धन 4, एक मिनट, अब यहां हो जाएगा 5 ऋण 4 ऋण 3, और यहां मान लीजिए 5 ऋण 4 ऋण 3। अब इसको आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहां आपको क्या कर रहे हैं? पहले यहां साहचर्य नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है? देखिए यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने अंकों को वैसे का वैसा ही लिखा हुआ है, यहां पर भी हमने अंकों को वैसे का वैसा ही लिखा है, किंतु हम देख रहे हैं घटाने में यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पर हुआ, पहले हुआ 5 में से 4 गया, आपके पास आया 1 ऋण 3। अब यह तो पूर्ण संख्या नहीं हुआ। पूर्ण संख्या हुआ क्या? पूर्ण संख्या नहीं है।
अब यहां देखिए आप, ये हुआ 5 ऋण 4 में से पहले 3 आप घटाएंगे तो ये आया 1, यानी ये हुआ 4 और ये हुआ पूर्ण संख्या। पर यहां देखिए, इसका मतलब दूसरा हो गया और इसका उत्तर आपके पास दूसरा आ रहा है। तो ये जो सहचार्य नियम है, ये घटाने के लिए सहचर्य नियम लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। आप बोलेंगे तो मैं एक आधा और उदाहरण देता हूं जिसको आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण हम देखते हैं। मान लीजिए ये है 7 ऋण 4, 7 ऋण 4 और ये हो गया आपका ऋण 2 और यहां आप करेंगे 7 ऋण 4 ऋण 2, दोनों को आप हल करके देखिए। आप यहां गया 7 में से 4 गया, या 3 ऋण 2 बराबर 1 और यहां हुआ 7 ऋण 4 में से 2 गया, आपके पास आया 2 और यहां आया 5। ये दोनों समान है क्या? दोनों अलग अलग हुए? दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल। ये अलग और ये अलग। जब ये दोनों अलग हो गए तो घटाने के लिए ये जो सहचर्य नियम है ये लागू नहीं हुआ। ये लागू हुआ क्या? नहीं हुआ। किंतु जैसे ही हमने जोड़ा था, हमने जोड़ में किया तो उत्तर समान आई, किंतु घटाने में उत्तर अलग अलग आया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। घटाने के समय उत्तर आपका अलग अलग आएगा और जोड़ने के समय उत्तर आपका समान आएगा। अब एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप में पूछा गया है इसकी जांच, किसकी जांच? सहचर्य नियम की जांच निम्न संख्याओं के लिए करके देखिए। निम्न संख्याओं के लिए करके देखिए। तो उसका पहला प्रश्न है 2 3 4। 2 धन 3 धन 4 कितना हुआ? 2 और 3 5 धन 4 बराबर 9। और यहां पर हम देखेंगे 2 धन 3 धन 4 यानी 2 धन 4 और 3 7। कभी भी पहले हम जो ब्रैकेट है या कोष्टक है, हम कोष्टक को पहले हल करते हैं, ये याद रहेगा आपको। 2 और 7 9, दोनों समान आए तो सहचर्य नियम है। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है आपके पास 6 7 और 8। तो यहां आपने किया 6 धन 7 धन 8। पहले आपको इसको जोड़ना है तो 6 और 7 13 धन 8। 13 और 8 हुआ आपके पास 21। यहीं हम देखते हैं 6 धन 7 धन 8 यानी 6 धन 8 7 15। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 15। 15 और 6 21। आगे समान। तीसरा सवाल हम देखेंगे 0 1 और 2। हल करेंगे हम। 0 धन 1 धन 2
यानी 1 धन 2 यानी 3। यहां आप देखने का प्रयास कीजिए, यहां आपके पास 0 धन 1 धन 2 यानी 0 धन 3 बराबर 3। आगे आपका उत्तर दोनों समान आ रहा है योग्य संक्रियाओं में। तुमने हमारे पास यहां क्या संख्या है, 13, 17 और 20। हमें क्या करनी है, योग्य संक्रिया नियम को देखना है ये सही है अथवा गलत। कैसे करेंगे हम, 13 धन 17 धन 20, तो 13 और 17 को हम जोड़ते हैं, 13 और 17 है आपके पास 30 और 30 धन 20 और 20 इसमें आप जोड़ेंगे तो ये आ गया 50। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 13 धन 17 धन 20, तो 13 आपका वैसे का वैसा ही रहा और यहां आया आपके पास 17 धन 20, तो ये हुआ आपके पास 7 और 3 37। 37 में आपको फिर कितना जोड़ना है, 13। तो जैसे आपने 13 जोड़ा तो आपके पास कितना है, 0, 4 और 1 5, कितना आया 50। दोनों बराबर आए। हमें यही हल करना था कि सहचर्य नियम, योग सहचर्य नियम, और हमने यहां जो हमारा उत्तर है योग में काम आता है, हमने ये देख लिया। अब हम यहां पर अभ्यास 2.5 करेंगे। अभ्यास 2.5, इसका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त खंड में उचित पूर्ण संख्या भरिए। पहला है 4 धन 6 धन 5 बराबर डब्बा। तो 4 और 6 हुआ 10 धन 5, 10 और 5 यानी कितना हुआ 15। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। दूसरा सवाल है 4 धन 6 धन 5। हम क्या पढ़ रहे थे, योग्य सहचर्य नियम। आपने योग्य सहचर्य नियम के माध्यम से क्या देखा था कि अंक अगर अदल बदल के हो, यानी 4 फिर 6 और 5 को जोड़ दिया जाए तो भी उत्तर आपका समान ही आएगा। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 12 धन 6 धन डब्बा बराबर 20। अब यहां देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वैसे तो आप यहां पर चाहे तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, मगर हम देखते हैं चौथा सवाल भी। चौथा सवाल में है ये डब्बा धन 6 धन 2 बराबर 20। अब आप देखिए सहचर्य नियम में क्या होता है, जब दोनों समान है, ये 20 है ये 20 है, तो इसके अंकों का हेरफेर ही हो सकता है। तो यहां पर भी आपके पास 12 है, मतलब 6 तो आपके पास है, यहां क्या नहीं है आपके पास शुरू वाले में 2, आप यहां 2 डाल दीजिए, 12 और 6 18 और 2 20। और यहां पर आपके पास क्या है, 6 और 2 है, क्या नहीं है आपके पास 12, आप यहां 12 लिख दीजिए। 12 और 6 18 और 2 20 समान हो गए, यानी दोनों का अगर परिणाम समान हो तो दोनों के अंकों में ही बस हेर फेर या अदल बदल हो सकता है बस। नंबर आते हैं हम पांचवा है आपके पास 8 धन 9 धन डब्बा
बराबर 25। अब यहां आप देखिए 8 और 9, 8 और 9 को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 17। कितना आया आपके पास? 17। और यहां आपके पास कितना है? 25। तो 25 में 17 कैसे आएगा? तो 17 के बाद हम कर सकते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और उसके बाद क्या है? 25। इसके बीच में कितनी संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी संख्याएं आई हमारे पास? 7। तो यहां उत्तर हो गया 7। माफ कीजिएगा, 18 और 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। या 8 और 9 17, ठीक है, और ये 25। तो इसको भी आप गिनते हैं तो यहां पर उत्तर आएगा आपके पास 8। कितना आएगा? ये हो गया 8। इस संख्या को हमने गिना 25 में, तो कितना आया हमारे पास? 8। 17 और 8 25। पहले हम इसको मिटा देते हैं। आते नंबर 6वें पे। 12 धन 8 धन डब्बा फिर ये डब्बा धन 8 धन 10। तो यहां आप देखिए दोनों का मान सेम है, बराबर जब दे दिया है तो केवल अंकों में ही परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर आपका पहला अंक नहीं दिया है तो ये पहला अंक ये हो गया 12। और यहां पर आपके पास तीसरा अंक दिया हुआ है, दूसरा अंक दोनों में समान दिया हुआ है 8 8। यहां तीसरा अंक दिया है 10 और यहां पर तीसरा अंक नहीं दिया है तो यहां आ गया आपके पास अपने आप से 10। ठीक है, आगे अपने आप से 10। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7वें की ओर। 6 धन 2 धन डब्बा बराबर डब्बा धन 2 धन 3। यह भी एक तरह का सहचरी नियम ही है, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। तो यहां पर आप देखिए आपके पास क्या क्या है। जब बराबर की संख्या आ चुकी है तो दूसरा आपके पास है, यहां पर क्या नहीं है? पहला क्या है? 6 आपने लिख दिया। तीसरा यहां पर नहीं है और तीसरा यहां दिया है, यहां आपने लिख दिया 3। अब क्या कर सकते हैं आप? इसको जोड़ के देखिए, 6 और 2 8 धन 3। और यहां पर कितना है आपके पास? 3 और 2 5 और धन 6। तो 6 और 5 ये हुआ 8 3 11 और 6 और 5 11, दोनों समान आए, उत्तर सही है मतलब। ठीक है, हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम इस पर आगे और पढ़ेंगे। पूर्ण संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं के संक्रियाओं पर हम गुणन क्रियाओं पर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर धन्यवाद।